इस वीडियो में मैं आगे बात करूंगा आपसे ओसीडी के एक केस के बारे में, जिसके बारे में मैंने पिछले 2 वीडियोस में या ये कहें 2 पार्ट्स में चर्चा की है और बताया है कि कैसे ओसीडी के ट्रीटमेंट में एसीटी मतलब एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी हेल्पफुल हो सकती है और कई सारे लोगों पर ये बहुत अच्छा असर ला भी रही है। बहुत ही कम लोग हैं हिंदुस्तान में जो एसीटी के बारे में जानते हैं। इनफैक्ट अगर आपने साइकोथेरेपी ली है कभी ओसीडी के लिए तो सीबीटी से तो आप अच्छे से परिचित होंगे, पर एसीटी के बारे में शायद ज़्यादा सुना भी ना हो, शायद उसकी इफेक्टिवनेस को आपने आज तक ना कभी पढ़ा हो और ना कभी जाना हो, क्योंकि शायद आपको कभी बताया ही नहीं गया होगा। पर इस वीडियो के सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसीटी मतलब एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी किस तरह से ओसीडी के ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है और हो रही है। इनफैक्ट आज का मॉडर्न ट्रीटमेंट ओसीडी को ठीक करने के लिए साइकोथेरेपी का ट्रीटमेंट, जिससे कि ओसीडी में बहुत अच्छा रिलीफ लाया जा सकता है, वो ट्रीटमेंट एसीटी ही है। ओसीडी के लिए दिया जाने वाला सबसे कॉमन साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट, जिसे कि सीबीटी कहा जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या उसमें भी एक टेक्निक जिसे कि ईआरपी मतलब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहा जाता है, उससे भी ज़्यादा असरदार और उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है कई लोगों के लिए एसीटी। तो इस वीडियो को आगे पूरा सुने और ये तीसरे पार्ट में दी गई जानकारी को अच्छे से समझें, जानें। तो आइए बात करते हैं कि गौरव को जब एसीटी दी गई तो उसमें किस तरह के बैरियर्स आए, किस तरह की परेशानियां आई और उनको कैसे दूर किया गया, कैसे उनको दूर किया जा सकता है। हर पेशेंट की अपनी कुछ बैरियर्स होते हैं, उन्हें हर पेशेंट के हिसाब से दूर किया जाता है। जब गौरव ओपीडी में आया तो गौरव जो था वो अपने थॉट्स के कंटेंट से बहुत दुखी था, परेशान था। उसको ये लगता तो था कि ये बड़े अनरीजनेबल हैं थॉट्स, बड़ी बेतुकी थॉट्स हैं, फालतू की थॉट्स हैं जो दिमाग में आ रही हैं, वियर्ड हैं। पर फिर भी ये सारी थॉट्स उसे कंपल्सिव एक्ट करने के लिए मजबूर कर देती थी, जो कि उसकी एंजाइटी से जुड़ी थी। मतलब ऑब्सेसिव थॉट्स एंजाइटी लाती थी और उस एंजाइटी को दूर करने के लिए वो कंपल्जन्स कर दिया करता था। उसे लगता था, गौरव को ऐसा लगता था, ऐसा भ्रम था जो कि करीब करीब सभी पेशेंट में होता है, कि शायद ये थेरेपी जो है उसे इन थॉट्स से, इन अनवांटेड थॉट्स से मुक्ति पाने में मदद करेंगी। शायद थेरेपी कुछ ऐसा कर देगी जिससे कि उसके दिमाग से ये विचार मिट जाएं, और शायद कुछ ऐसा हो जाए कि इनका जो कंटेंट है वो चेंज हो जाए, मतलब ये थॉट दिमाग में आने बंद हो जाएं, ताकि वो उनसे ज़्यादा परेशान ना हो, वो इन थॉट से ज़्यादा दुखी ना हो। और जैसा कि आमतौर पर होता है, जैसा कि करीब करीब सभी पेशेंट्स के साथ हर थेरेपिस्ट फेस करता है, और खासकर कि मैं भी यूट्यूब पे ये समस्या बहुत ज़्यादा फेस करता हूँ, कि लोग और पेशेंट्स जब एसीटी या सीबीटी या ऐसे ट्रीटमेंट्स के बारे में जानते हैं तो शुरुआत में वो बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं, बड़े हताश होते हैं कि ये कैसा ट्रीटमेंट है, ये कैसा फालतू सा इलाज है। इसी तरह गौरव भी डिसअपॉइंट हुआ जब उसको पता चला कि एसीटी में मुझे इन थॉट से स्ट्रगल बंद करनी होगी, मतलब इनको रहने देना होगा। बाप रे, ये कैसा ट्रीटमेंट है, इससे तो मेरी थॉट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, मैं तो पागल हो जाऊंगा बिल्कुल। मतलब पेशेंट ने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि ये विचार दिमाग से मिटा दिए जाएं, और डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई तुम्हें इनको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि ये थॉट जैसे हैं उनको वैसा बने रहने दो और इनसे होने वाली स्ट्रगल और संघर्ष को खत्म कर दो। पेशेंट कहेगा, गौरव ने भी यही कहा कि भाई अगर संघर्ष खत्म करना इतना आसान होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों, ये थॉट्स रहती ही क्यों। भाई स्ट्रगल नहीं कम कर पा रहा तभी तो मैं आपके पास आया हूँ इलाज के लिए, और आप कह रहे हो कि कम कर दो, मतलब ये तो जैसे हो गया कि चुटकी बजाओ बंद कर दो। भाई नहीं हो रहा मेरे से। और यही प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग डिसअपॉइंट होकर थेरेपी छोड़ देते हैं, पर वो पीछे की स्किल नहीं समझते। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बस बोला और हो गया, नहीं, इसके लिए पूरी स्किल सीखनी पड़ती है, इसके लिए सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको कि कैसे गौरव को 8 सेशन में 8 अलग अलग स्टेजेस में, स्टेप्स में हेल्प की गई ओसीडी को दूर करने में। ये सारे स्टेप्स समझने पड़ते हैं, तब जाकर हम पूरी तरह से अपनी स्ट्रगल को ख़त्म कर पाते हैं। तो सिर्फ कहने भर से स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो जाएगी, और यही लोग चूक करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो जाती है, वो बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, बहुत ज़्यादा मिस जज कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं थेरेपिस्ट की बातों को और उसकी बताई हुई टेक्निक्स को। और यही हुआ, थेरेपिस्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी गौरव की एक्सपेक्टेशंस को दूर करने में, और शायद ये वीडियोस बनाने का भी मेरा यही लक्ष्य है कि इन वीडियोस की मदद से आपकी जो धारणाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हीं को बदला जा रहा है, उन्हीं को मैनेज किया जा रहा है। ये वीडियो को बनाने का शायद मेरा मेन लक्ष्य यही है, कह सकते हैं, या ये कहें कि और दूसरे लक्ष्यों में से एक बड़ा लक्ष्य यही है कि आपकी जो धारणा है साइकोथेरेपी को लेकर वो बदली जाए।
क्योंकि साइकोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कॉमन सेंस को कई बार अपील नहीं करते, वो इतने सिंपल और कॉमन सेंस वाले नहीं दिखाई देते। तो एक्सपेक्टेशंस को चेंज करना ये ना ही केवल ओपीडी में डे टू डे बेसिस पे ज़रूरी होता है, ये कहीं ना कहीं यूट्यूब के चैनल पे वीडियोस बनाने का भी एक लक्ष्य हो सकता है, और वो है भी। क्योंकि एक बार ये एक्सपेक्टेशन मैनेज हो गई, उसके बाद इलाज मुश्किल नहीं होगा, नहीं होता है उसके बाद इलाज मुश्किल। आपको इलाज मुश्किल क्यों लगते हैं? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक हैं, इसलिए इलाज नहीं हो पाता ओसीडी का। ओसीडी का इलाज इसलिए असफल नहीं होता क्योंकि इलाज मौजूद नहीं है, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टरों को थेरेपी देनी नहीं आती, थेरेपियां बेकार हैं, दवाइयां बेकार हैं। नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशंस असली जड़ है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज करो। इस वीडियो के माध्यम से अगर वो चेंज हो सकती हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई तो समझ लो ट्रीटमेंट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। गौरव के साथ इस मामले में सफलता मिल गई। वो कन्विंस हो गया कि एसीटी का जो काउंटर इंट्यूटिव नेचर है, मतलब कॉमन सेंस को जो अपील नहीं करता, इंट्यूशन को अपील नहीं करता, इसका जो नेचर है वो उसे समझने में सफल रहा, कन्विंस हो गया। इनफैक्ट वो समझ गया कि एक्चुअल में क्या चीज काम करती है, ओसीडी में ऐसा क्या है जिसको दूर किया जा रहा है जिससे कि ओसीडी का डिस्ट्रेस खत्म होगा और ओसीडी की फ्रीक्वेंसी खत्म होगी। मतलब वो ये समझ गया कि एसीटी कैसे काम करती है। तो अक्सर जैसा कि सेशंस में होता है, एसीटी को भी काफी स्केप्टिसिज्म के साथ क्लैरिफाई किया गया, क्योंकि उसके जो बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक आइडियाज हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो बिल्कुल उल्टे हैं उन एक्सपेक्टेशन से जो कि पेशेंट अक्सर थेरेपी में आते वक्त रखता है। इसलिए किसी भी थेरेपी को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, सबसे अच्छा तरीका और सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि उसके प्रिंसिपल्स को समझ लिया जाए, ये जान लिया जाए कि वो कैसे काम करती है, क्या उसके सिद्धांत हैं, क्या उसके आधार हैं, और सीबीटी से कैसे अलग थी ये भी समझाने का काफ़ी फ़ायदा हुआ गौरव को। शुरू के कुछ सेशंस में गौरव ने काफ़ी स्ट्रगल किया कि वो माइंडफुलनेस के प्रिंसिपल्स को कैसे समझ रहा है, कैसे अप्लाई कर रहा है। उसने काफ़ी स्ट्रगल किया इससे, वो समझ ही नहीं पा रहा था, वो जान ही नहीं पा रहा था कि ये माइंडफुलनेस काम कैसे करेगी। इनफैक्ट मैंने भी एक सीरीज़ बनाई है माइंडफुलनेस के बारे में, कि मैंने समझाने की कोशिश की है कि माइंडफुलनेस ओसीडी को कैसे दूर कर सकती है, और मेरा यही अनुभव रहा है यूट्यूब पर कि लोगों को समझने में बड़ी मुश्किल होती है। लोगों को समझने में बड़ी मुश्किल हुई है माइंडफुलनेस को, कि माइंडफुलनेस कैसे ओसीडी में हेल्पफुल होती है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप उस वीडियो सीरीज़ को समझ गए, अगर आप उस वीडियो में बताई गई जानकारी को एक बार अच्छे से जान गए, आपके लिए ओसीडी को डील करना मुश्किल नहीं होगा। फिलहाल वो सीरीज़ अधूरी छोड़ दी है मैंने, क्योंकि मैंने जब रिस्पॉन्स देखा लोगों का तो मैं समझ गया कि लोगों को शायद ये माइंडफुलनेस एसीटी समझ ही नहीं आ रहा, उनको ये बात हजम ही नहीं हो रही कि ये क्या बोला जा रहा है माइंडफुलनेस के बारे में, ये कौन सा नया मीनिंग दिया जा रहा है। क्योंकि आमतौर पर माइंडफुलनेस मेडिटेशन को लेकर हमारी एक ही समझ होती है कि बस एक जगह बैठ जाओ और सांसें अंदर लेते रहो और ध्यान बनाते रहो। नहीं, माइंडफुलनेस इससे बहुत अलग है, और यही गौरव ने भी महसूस किया, और यही ज़्यादातर लोग शुरुआत में यही एक्सपीरियंस करते हैं कि वो इन थेरेपीज़ का, इन टेक्निक्स का पूरा मीनिंग ही नहीं समझ पाते, और यही गौरव ने भी किया। हालांकि मैं उस वीडियो सीरीज़ को पूरा ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने उसका काफ़ी कंटेंट प्रिपेयर किया है और मैं उसे रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा। बस मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे समझने लायक बने, उसे समझ पाएँ। और मैं गारंटी से कहता हूँ, विश्व भर में सभी थेरेपिस्ट के साथ ये दुविधा होती है कि क्लाइंट उन्हें समझ ही नहीं पाते वो कहना क्या चाहते हैं, और क्लाइंट बड़े चमत्कारी इलाज के चक्कर में भटकता रहता है और हाथ में इलाज होते हुए भी उसका फ़ायदा नहीं ले पाता, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इसीलिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि आप इन थेरेपीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो जब गौरव को समझाया गया माइंडफुलनेस के बारे में, तो मुश्किल तो उसे बहुत हुई कि वो प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करे, क्योंकि बड़ी सारी इंट्रूसिव थॉट्स उसके दिमाग में आ जाती थी। अलग अलग टाइम पर उसके दिमाग में वो विचार दौड़ने लगते थे, और ऐसे में गौरव जो था वो ये सोचता था, अरे मैं तो टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ पर फिर भी मेरे मन में विचार आ रहे हैं, ये तो बेकार है, थेरेपी बकवास की चीज़ें हैं, ये सब कुछ काम नहीं करती, मेरे को नहीं करना ये सब। इस वजह से उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। बहुत जल्दी पेशेंट भरोसा छोड़ देते हैं थेरेपी से, क्योंकि उनको लगता है कि अरे अब तो सब कुछ करने के बाद भी दिमाग में विचार आए जा रहे हैं, ये कैसी थेरेपी है, विचार तो आने ही नहीं चाहिए थे। इनफैक्ट दवाइयों को लेकर भी लोगों का यही विचार होता है, यही धारणा होती है कि अरे अब तो दवा ले रहे हैं फिर भी दिमाग में विचार आए जा रहे हैं, बेकार की दवाएं छोड़ दो, और साइड इफेक्ट होंगे, बकवास दवाएं हैं, डॉक्टर तो फालतू का पैसा लूट रहे हैं, फेंको इन दवाइयों को, मुझे नहीं लेना ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट। इसी धारणा से लोग अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं।
और गौरव को भी बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई ट्रीटमेंट से, पर गौरव को सपोर्ट दिया गया। गौरव बहुत मोटिवेटेड था और बात करता था थेरेपिस्ट से, उसे सपोर्ट दिया गया। बहुत से लोग थेरेपिस्ट से मिलना ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं थेरेपी से। उनको लगता है थेरेपिस्ट भी बेकार है, थेरेपी भी बेकार है। पर नहीं, गौरव ने ऐसा नहीं किया। गौरव ने थोड़ी एक्स्ट्रा पेशेंस का सबूत दिया और उसने थेरेपिस्ट से बात की और उसको समझाया गया कि कैसे वो इन ऑब्सेसिव थॉट्स के होने को एक्सेप्ट कर सकता है, कैसे वो उनके साथ बना रह सकता है और इसी के साथ वो इन थॉट्स से उनको जो मीनिंग वो देता है उससे खुद को डिफ्यूज कर सकता है। ये उसे समझाया गया, ये उसे बताया गया। इनफैक्ट इन विचारों के प्रति माइंडफुलनेस में सक्सेस ना लेने का यही एक अच्छा इंडिकेशन है कि पेशेंट को बीमारी है, पेशेंट को डिस्ट्रेस है और इसी वजह से तो वो इनसे दूर नहीं हो पा रहा। अगर दूर हो जाता तो वो बीमारी किस बात की? बीमारी का मतलब ही है कि पेशेंट को उससे बाहर आने में इतना आसान नहीं होगा। अगर आसान होता तो ओसीडी ही ना होता। तो मुश्किलें हैं, मतलब ये आम मुश्किलें हैं जो कि थेरेपी में किसी भी पर्सन को फेस करनी पड़ती हैं। इनफैक्ट ये मुश्किलें एक मौका है कि कैसे उस थेरेपी की टेक्निक को और भी ज़्यादा अच्छे से समझकर और भी ज़्यादा अच्छे से अप्लाई किया जाना ज़रूरी है और किया जा सकता है। ये एक मौका देती है ये डिस्ट्रेस और ऑब्सेसिव थॉट्स का बार बार आना। मतलब कि ये ऐसा है कि जब तक ऑब्सेसिव थॉट आती रहेगी समझ लेना कि तुमने टेक्निक को पूरा नहीं समझा, या समझ तो लिया पर पूरी तरह से अप्लाई नहीं किया, ऐसे ही देखना पड़ेगा। लीव्स ऑन अ स्ट्रीम वाला जो एक्सरसाइज थी वो गौरव को काफ़ी हेल्पफुल रही। उससे उसको ये कंसेप्ट समझने में, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट जानने में काफ़ी मदद मिली और ऐसे में थेरेपिस्ट समझा पाया एक डेमो की मदद से कि कैसे इन थॉट्स को अगर हम अलाउ कर लें और उनको आने और जाने दें बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना कोई इमोशनल रिएक्शन दिए, अगर हम उन्हें आने जाने दें तो कैसे हम एसीटी का ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और कैसे ये एटीट्यूड, ये रवैया एसीटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसे अप्लाई करके पेशेंट को बहुत फ़ायदा हो सकता है और गौरव को फ़ायदा हुआ भी। आप ऐसा देखेंगे कि एसीटी में बहुत सारे मेटाफर्स को यूज़ किया गया है और इसके प्रिंसिपल्स को, इसके सिद्धांतों को समझाने में और इसकी टेक्निक्स को अप्लाई करने में मेटाफर्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ लिया जाता है और यह सच है, सारी दुनिया में एसीटी ऐसे ही दी जाती है। जबकि सीबीटी में ना के बराबर आप पाएंगे थेरेपिस्ट इस तरह के मेटाफर्स का इस्तेमाल करता है। इनमें से कुछ मेटाफर्स तो गौरव को लगे अरे तो बड़े सिंपल से हैं, बचकाने से हैं, ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं थेरेपिस्ट। इस वजह से कई बार वो उनको फॉलो ही नहीं करता था, वो उनमें बिलीव ही नहीं करता था, उनके अंदर बहुत कन्विंस्ड होता ही नहीं था। बावजूद इसके कि थेरेपिस्ट उसको सारा समझाता था, बताता था, पर फिर भी गौरव ने उनको रेजिस्ट किया। जैसे उसने कहा कि ये दूध दूध शब्द बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्या बेकार की बातें हैं। पर थेरेपिस्ट ने गौरव को थोड़ा परसुएड किया, थोड़ा सा उसको कन्विंस किया कि भाई इस तरह की एक्सरसाइज को परफॉर्म करके तुम अपनी इन थॉट्स से मुक्ति पा सकते हो, या ये कहें कि उनसे आने वाला डिस्ट्रेस कम कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपल से दिखने वाले मेटाफर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स को समझने में। और एसीटी जैसी बहुत ही उल्टी, बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव टेक्निक थेरेपी को समझने के लिए इससे अच्छा तरीका और हो ही नहीं सकता और इसीलिए इन मेटाफर्स को विश्व भर में इस्तेमाल में लाया जाता है। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स से थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरी है, आइडियाज़ हैं, इनको आसान बनाने का एक ही तरीका है कि मेटाफर्स को समझा जाए, मेटाफर्स को इस्तेमाल में लाया जाए। अब बात करते हैं कि गौरव के इलाज में जो उसके क्वेश्चनियर्स, जो उसके टूल्स यूज़ किए थे असेसमेंट के लिए, उनमें किस तरह के रिजल्ट्स देखने में आए। 8 सेशन पूरे करने के बाद गौरव को कहा कि चलो अब वो जो क्वेश्चनियर्स लिए थे वो अब दोबारा से पूरे करो, ताकि देखते हैं कि ओसीडी सिम्टम्स में क्या फ़र्क आया, उससे आने वाले डिस्ट्रेस में क्या फ़र्क आया। वाइबॉक्स और AAQ, येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल और एक्सेप्टेंस एंड एक्शन क्वेश्चनियर, ये दोनों स्केल्स एडमिनिस्टर किए गए ताकि देखा जाए कि ट्रीटमेंट से पहले होने वाले स्कोर्स के बाद अब ट्रीटमेंट के बाद क्या असर आया इन स्कोर्स में। वाइबॉक्स पर जो स्कोर पहले 24 था अब वो 14 हो गया, जो कि बहुत बड़ा रिडक्शन था सिम्टम्स में और उसके डिस्ट्रेस में। ध्यान दीजिए कि वाइबॉक्स पर ज़्यादा स्कोर का मतलब होता है कि ज़्यादा परेशान है पेशेंट और कम स्कोर का मतलब होता है पेशेंट में रिलीफ है। मतलब कि 40% की कमी आ गई इस एसीटी के इलाज के बाद गौरव के सिम्टम्स में, जो कि बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। 8 हफ्तों में 40% तक ओसीडी के सिम्टम्स में कमी, बाप रे बाप, इससे अच्छा ट्रीटमेंट और क्या होगा।
कुछ तो ऐसे सवाल थे वाईबॉक्स के जिसमें करीब करीब पूरा रिलीफ मिल चुका था गौरव को। मतलब बड़े सारे सवाल हैं, उनमें से कुछ सवालों में मान लीजिए 5 में से 4 का अंक हुआ, 5 की जगह वो 3 का अंक हुआ। पर कुछ ऐसे सवाल थे जिसके अंदर 5 से सीधा 0 की तरफ आ गया उसका स्कोर। मतलब करीब करीब पूरा रिलीफ मिला उस पेशेंट को। AAQ पर, जिस पर कि पहले उसका स्कोर 20 था, अब उसका स्कोर 36 हो गया। ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। मतलब साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की क्षमता अब उसकी बढ़ गई। 20 से सीधा 36, 16 पॉइंट बढ़ गया। मतलब 80% का फायदा, 80% उसकी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। गौरव ने बताया AAQ पर कि अब उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस नहीं आता। इनफैक्ट अब वो ऑब्सेसिव थॉट्स को कंट्रोल करने को लेकर बिल्कुल भी डिस्ट्रेस्ड नहीं होता। और अब जो गौरव था वो अपनी ऑब्सेशंस को बचा पाता था, जिससे कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे और जिस तरह की वो अपना जीवन को जीना चाहता था उसको अब बेहतर तरीके से वो अप्रोच कर पा रहा था, जिसमें कि OCD एक अड़चन के तौर पे काम नहीं करता था। और सबसे अच्छी बात, 1 महीने के बाद फिर से ये सारे असेसमेंट्स किए गए। मतलब 8 हफ्ते से पहले, 8 हफ्ते के बाद और फिर 1 महीने के बाद, मतलब 12 हफ्ते बाद फिर से ये असेसमेंट किए गए। और तब देखा कि ये सारे असर फिर भी बने रहे। मतलब कि 1 महीने तक वो इलाज ले नहीं रहा था, पर फिर भी इस इलाज का इम्पैक्ट, उसका असर बना रहा। क्या बात है, इससे अच्छा ट्रीटमेंट और क्या होगा। सेशन के कंप्लीट होने पर गौरव में एक बड़ा बदलाव देखा गया कि अब वो अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा अच्छे से निभा पा रहा था, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे पा रहा था, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा फोकस कर पा रहा था और अपनी वाइफ के साथ OCD के बारे में बहुत ऑनेस्ट डिस्कशंस कर पा रहा था। अपना मेंटरशिप का जो रोल था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको दोबारा से उसने रिज्यूम कर लिया था। और उसकी वाइफ के साथ जो उसका रिलेशन था वो इस हद तक बढ़ चुका था कि अब उसको अपनी वाइफ पे ट्रस्ट भी होने लगा था और दोनों के बीच प्यार और आपसी संबंध गहरे हो गए। उसकी रिकवरी में वाइफ ने बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले किया। गौरव ने अपने फॉलोअप सेशन में, जो उसने 1 महीने बाद दोबारा असेसमेंट के टाइम पर लिया था, उसमें कुछ ऐसा कहा कि ACT ने मुझे इस बात का मौका दिया है कि मैं अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को एक्सेप्ट कर पाऊँ, बजाय कि उनसे स्ट्रगल करने के, उनको दूर भगाने की बजाय मैं उनको स्वीकार पाऊँ। और इसकी वजह से मैं इस लायक बन पाया हूँ कि मैं अब अपनी लाइफ को पूरे मज़े के साथ जी सकता हूँ, बावजूद इसके कि ये ऑब्सेसिव थॉट्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं। क्या बात है, और क्या चाहिए। यही तो चाहिए कि भाई ऑब्सेसिव थॉट्स जाएं या ना जाएं, क्रोनिक बीमारी है भाई, नहीं जाएंगी, पर कम से कम एक बेहतर जिंदगी तो जी ही सकते हैं। क्यों नहीं जी सकते, बिल्कुल जी सकते हैं। तो ये रहा पूरा केस गौरव का। अब अंत में कुछ फाइनल कमेंट्स अपने देना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा, इस केस के ऊपर थोड़ा और प्रकाश डालूंगा कि इस केस की मदद से ACT का रोल तो आपको समझ आ ही गया होगा, उसका प्रोसेस समझ आ गया होगा। ये जो 3 वीडियोस में जो मैंने डिटेल में डिस्कशन की है, डिटेल में जो आपको समझाया है, अगर आपने ढंग से सुना है, समझा है, तो आपको पता चल जाएगा कि OCD के इलाज में ACT की एप्लीकेशन कैसे की जाती है। इन सभी सेशंस में जो भी 6 मेन कंपोनेंट हैं ACT के, वो सारे इंप्लीमेंट किए गए। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला है एक्सेप्टेंस, दूसरा है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, तीसरा है अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, चौथा है सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट, पांचवा है कमिटेड एक्शन और छठा है वैल्यूज। CBT में जैसा कि होता है कि इन सभी विचारों को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी काट छांट की जाती है, एनालाइज किया जाता है, टुकड़ों में तोड़ा जाता है, थॉट रिकॉर्ड फॉर्म बना के उनके रैशनल इरेशनल थॉट्स को जांचा जाता है और फिर उन्हें रीस्ट्रक्चर किया जाता है, ताकि हमारी जो डिस्टॉर्शंस हैं, हमारे जो कॉग्निटिव बायसेस हैं, ताकि वो दूर हो पाएं और हम एक रैशनल हेल्दी नज़रिया अपना पाएं। गौरव ने समझा, जाना कि कैसे वो ऑब्सेसिव थॉट्स को केवल देख सकता है, केवल विटनेस कर सकता है, जैसा कि वो है उनको वैसा बना रहने देकर वो एक्चुअल में इनके इमोशनल डिस्ट्रेस को कम करके अपने को इनसे दूर कर सकता है या इनके प्रभाव से खुद को मुक्त कर सकता है। तो हमें ऑब्सेसिव थॉट नहीं हटानी, हमें उनके कंटेंट को चेंज नहीं करना, हमें उन विचारों को मिटाना नहीं है, बस हमें उनके इमोशनल इम्पैक्ट से दूर होना है, जो कि ACT की मदद से आराम से किया जा सकता है। और इसी वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है और OCD का इम्पैक्ट भी कम होता है, OCD की बीमारी का दुख भी कम होता है।
या ये कहें कि बीमारी ही कम हो जाती है इस तरह से। बीमारी का मतलब ही है कि जिसमें उसका डिस्ट्रेस कम हो जाए। बीमारी का मतलब ही है कि वो जो ऐसे लक्षण, ऐसे विचार जो कि हमें दुख देते हैं, अगर हम उनका केवल दुख ही दूर कर दें तो लक्षण हैं नहीं है, विचार हैं नहीं है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब हम इन विचारों को रेजिस्ट नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा महसूस नहीं होंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं आएंगे, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, मतलब अब वो ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे। और क्योंकि हम डिफ्यूजन अवेयरनेस की मदद से उसका डिस्ट्रेस कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे आने वाली दुख पीड़ा भी कम होगी। तो एक तो विचार कम हो गए और दूसरा उन विचारों से आने वाली पीड़ा भी कम हो गई। भाई इससे अच्छा और क्या चाहिए, यही तो इलाज है, इसी को तो इलाज कहा जाता है। और यही एक फ़र्क है फिजिकल बीमारियों में और साइकोलॉजिकल बीमारियों में, कि फिजिकल डिसीजेज में तो हमें लगता है कि वायरस बैक्टीरिया को जड़ से मिटाना है, पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ऐसा नहीं होता। जड़ से मिटाने की तरफ हमारा लक्ष्य नहीं होता, जबकि हमें सिर्फ उसके आने वाले दुख को दूर करना होता है, पीड़ा को दूर भगाना होता है। और अंत में हमने यही पाया कि गौरव जो था वो अपनी एक वैल्यू बेस्ड लाइफ जी पा रहा था, जबकि ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स मौजूद तो थे पर उसके जीवन का, उसकी सोच का एक केंद्र नहीं रह गए थे अब। और यही ओसीडी के इलाज का लक्ष्य होता है, दिमाग में बिठा लें अच्छे से। ऐसा आमतौर पर कहा जाता है कि सबसे अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलते हैं, खासकर कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में तो खासकर ऐसा होता है कि थेरेपी के साथ दवाइयों को भी कंबाइन किया जाए, उसको भी लिया जाए। हालांकि सीबीटी और ईआरपी इन दोनों के मामले में काफ़ी अच्छा एविडेंस है कि जब ओसीडी को ठीक किया जाता है तो इनको दवाओं के साथ कंबाइन करके दिया जाना चाहिए। पर यहाँ एक खास बात है। हालांकि एसीटी को तो आजकल दवाइयों के कॉम्बिनेशन में ही अप्लाई किया जा रहा है, पर मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये अकेला ऑल्टरनेटिव भी साबित हो सकता है, मतलब दवाइयों के बिना भी इसको दिया जा सकता है और इस पर अभी शोध हो रहे हैं। हालांकि अभी ज़्यादातर डॉक्टर इसको दवा के साथ ही देते हैं, पर बहुत से लोगों पर पूरी तरह से संभव है कि उनका सालों पुराना ओसीडी दूर किया जा सकता है, या ये कहें कि उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। ध्यान दें, दूर किया जा सकता है का मतलब ये नहीं जड़ से मिटाया जा सकता है। दूर किया जा सकता है का मतलब है कि उससे आने वाले डिस्ट्रेस को कम किया जा सकता है, और ये किया जा सकता है केवल एसीटी की मदद से। और इस पर अभी वैज्ञानिक जो है शोध करने में लगे हैं, और वो शायद वक्त दूर नहीं जब बहुत सारे पेशेंट केवल एसीटी की मदद से बहुत हद तक फायदा ले पाएंगे। अभी का जो शोध है वो यही बताता है कि जब फार्मेकोथेरेपी, मतलब दवाओं के साथ जब कंबाइन कर दें, तो एसीटी भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि सीबीटी इफेक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ बड़ा चमत्कार आ गया, तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ सीबीटी के बराबर तो असर आ रहा है। पर इसमें एक बड़ा खास फर्क ये देखा जाता है कि एसीटी को पेशेंट ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। माइंडफुलनेस के इसके अंदर कंपोनेंट होने की वजह से लोग जल्दी इसको स्वीकारते हैं। इसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत कम होते हैं ईआरपी के मुकाबले। सीबीटी ईआरपी के मुकाबले लोग इस इलाज को छोड़ते कम हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था पहली वीडियो में कि इसमें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने का पोटेंशियल ज़्यादा है सीबीटी के मुकाबले। इसी के साथ एसीटी उन लोगों में भी ज़्यादा हेल्पफुल होती है ईआरपी के मुकाबले जिनमें साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो और साथ ही उनमें कोई मूड डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन भी हो। जबकि ईआरपी इस तरह के पॉपुलेशन पर या तो स्टडी कम की गई है या फिर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। जबकि उन लोगों में जिनमें डिप्रेशन भी होता है और साथ ही उनमें साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, मतलब वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना नहीं जानते, उनमें भी एसीटी बहुत हेल्पफुल है ईआरपी के मुकाबले। तो ये तो और भी बड़ी बात हो गई। तो इस तरह से अगर बारीकी से देखा जाए तो बहुत से मामलों में एसीटी ज़्यादा सुपीरियर है सीबीटी के। गौरव को काफ़ी हद तक क्लिनिकल इंप्रूवमेंट मिली जब उसे एसीटी और दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया गया। इसलिए ज़्यादातर थेरेपिस्ट अगर इस टेक्निक को यूज़ करें, अप्लाई करें, तो बहुत सारे ओसीडी के पेशेंट्स को बेहतर बनाया जा सकता है, उनके जीवन के स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है अगर दवाओं के साथ एसीटी को दिया जाए। और इसी लक्ष्य से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आजकल प्रमोट किया जा रहा है, और ये मेरा भी मेन मकसद है इस वीडियो को और इस सीरीज़ को बनाने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे थेरेपिस्ट हों या चाहे पेशेंट हों या उनके फैमिली मेम्बर्स, इस थेरेपी के बारे में जानें। इसीलिए मैं इतने डिटेल में वीडियोस बनाता हूं ताकि अच्छे से आपके दिमाग में मैं बिठा पाऊं कि आखिर ये क्या इलाज हैं, कैसे दिए जाते हैं, कैसे इनका फ़ायदा आता है, और इसके आगे पीछे के सारे पहलू मैं आपसे डिस्कस कर पाऊं। और YouTube मुझे इसका एक अच्छा माध्यम भी देता है।
बिना पैसा खर्च किए, बिना मुझे पर्सनली कंसल्ट किए आप एसीटी और ऐसे कई सारे टॉपिक्स के बारे में वैसे ही यूट्यूब पर जान लेते हैं और अपनी नॉलेज भी बढ़ाते हैं और सही दिशा भी ले पाते हैं, जो कि मेरा इन वीडियोस को बनाने का मेन इंटेंशन है। बस अभी की जो रिसर्च है उसमें एक कमी है कि ये जो रिसर्चेज हैं ये बहुत छोटे पीरियड के लिए की जाती हैं, 2 महीना 3 महीना, बस इतना। ज़्यादातर केसेस में इनफैक्ट थेरेपी की जो रिसर्च होती हैं वो 3-4 महीने तक ही की जाती हैं। बहुत रेयरली साल साल 2-2 साल तक इन थेरेपीज़ के इफेक्ट्स को मॉनिटर किया जाता है। इनफैक्ट ना ही केवल थेरेपी, जबकि दवाओं के मामले में भी यही गड़बड़ है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए इनके इफेक्ट्स को असेस कर लिया जाता है। इसलिए ये जो केस स्टडीज़ टाइप के जो शोध होते हैं या ये जो केसेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये काफ़ी हद तक हमें अच्छी इंसाइट दे देते हैं किसी इलाज के बारे में, उसके एफिकेसी के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे रिलेट कर पाएँ और इसके फ़ायदे ले पाएँ। न जाने ऐसे कितने सारे पेशेंट्स हैं जिनको कि फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है अगर हम ये केसेस डिस्कस करें और दूसरे लोगों को बताएं, समझाएं। जबकि शोध जो है वो काफ़ी समय ले लेते हैं, सालों सालों तक शोध चलते रहते हैं, इलाज को इस्टेब्लिश किया जाता है, इलाज के ऊपर भरोसा बनाया जाता है, न जाने कितने साल लग जाते हैं। तो क्यों ना केसेस की मदद से ज़्यादा अच्छे से समझकर इनको अप्लाई करके हम कम टाइम में भी बड़े सैंपल पर रिसर्च होने की बजाय छोटे सैंपल की मदद से भी ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स ले पाएँ और इनका फ़ायदा उठा पाएँ। तो ये रही पूरी वीडियो, पूरी डिस्कशन, पूरी सीरीज़ 3 पार्ट्स में कि कैसे एसीटी को ओसीडी में यूज़ किया जाता है और इससे फ़ायदे मिल सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, आगे भी शेयर करता रहूँगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।